गाइज जो इज़ अकाउंटिंग एंड आर्ट और अ साइंस, तो ये जो अकाउंटिंग है वो अपना आर्ट है या फिर साइंस है, ठीक है। मतलब पर अकाउंटिंग जो है वो दोनों ही है, वो आर्ट भी है और साइंस भी है। तो गाइज आर्ट क्यों है, तो अकाउंटिंग आर्ट इसीलिए है क्योंकि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक तरीका होता है उसमें लिखने का, सिस्टमैटिक ऑर्डर में हर चीज़ को अरेंज करके लिखा जाता है जैसे कि आर्ट में करा जाता है। और गाइज ये साइंस इसीलिए है क्योंकि जो अकाउंटिंग है ना वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, कोई भी चीज़ उसमें ऐसी एब्जर्ड तरीके से नहीं दी जाती है, वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही उसमें हम कुछ भी मतलब अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उन सब का कोई ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है, अगर बिना प्रिंसिपल के हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इज़ द टेक्निक, आर्ट एक टेक्निक होती है विच हेल्प अस टू अचीव अवर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, जो हमें अपना डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो गाइस अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाई का, समराइज करने का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। इट ऑल्सो हेल्प अस नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ये हमें क्या करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को जानने में मदद करता है। एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज, तो अकाउंटिंग में जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज नॉलेज है वो सारी की सारी बेस्ड है किस पे, प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे बेस्ड है, जैसे कि साइंस में होता है। साइंस में हम लोग जो भी हमारी थ्योरी होती है मतलब उसमें भी बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी बिना प्रिंसिपल्स के हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज़ ऑर्गेनाइज नॉलेज, क्योंकि इसमें गाइस ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है और ये बेस्ड करता है अपने प्रिंसिपल्स पे। द नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो गाइस द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, तो हम अपनी ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली टू टाइप से कर सकते थे। एक होता था डबल एंट्री सिस्टम, एक होता था सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री हम आगे अपने मतलब पूरी अकाउंटिंग की जो बुक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है टीएस ग्रेवाल की, तो इसमें हम पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ आर रिकॉर्डेड। तो गाइज इसमें ना हमें दो एस्पेक्ट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। पहला एस्पेक्ट डेबिट एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिट। अ ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, तो गाइज हर एक ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एट द ट्रांजेक्शन वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो गाइज जब भी हम अपना अपनी अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक एक्सपेक्ट को हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ता है और दूसरे एक्सपेक्ट को हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, तो जब हम कैश में कोई भी परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आर रिसीव, तो गुड्स हमें मिलते हैं, मतलब कैश परचेज के टाइम पे हमारा क्या होता है कि हमें सामान मिलता है और हमारी जेब से पैसा जाता है। तो गाइज इसमें दो टाइप की दो रिकॉर्डिंग होती है, गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न वी पे कैश। इन द ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, तो गाइज इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। पहला है रिसीविंग ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द कैश। तो हम जो डबल एंट्री सिस्टम है ना इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को अपने ब्रेन में रख के चलते हैं। वन पार्ट दैट इज़ द रिसिप्ट ऑफ गुड, जो हमने सामान हमारे पास आया है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमने कैश पेमेंट करा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इन अदर वर्ड्स इफ़ ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, अगर दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एज इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, जैसे कि हमने बिल्डिंग खरीदी कैश में, तो गाइज इसमें क्या हो रहा है हमारी जेब से कैश जा रहा है और हमारे पास बिल्डिंग आ रहा है। वन अकाउंट बिल्डिंग इज डेबिटेड, तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे जो हमारे पास आ रहा है और हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो कैश को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। इफ़ मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, अगर गाइज दो अकाउंट से ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आ रहा है, द सम ऑफ द डेबिट एंट्रीज शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज, तो जो भी हमारा डेबिट साइड होगा ना वो बराबर होना चाहिए हमारा क्रेडिट साइड के, तभी हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब सही माना जाएगा। द सम ऑफ द डेबिट यस दस ऑन एनी डे टोटल अमाउंट, तो इसमें क्या होता है गाइस, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड जो है वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। दस वी डिफाइन, तो इसी तरीके से दस वी डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम एज द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एक्सपेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो दोनों ही एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करता है। द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारा पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव्ड है और एंड कंप्लीट द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और ये हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम को कंप्लीट करता है। So guys, let's switch over to the next topic, that is features of the double entry system.
इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो गाइज ये क्या करता है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है ट्रांजेक्शन्स का। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, अपना डबल एंट्री सिस्टम हर एक ट्रांजेक्शन का दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। ये द एक्सपेक्ट ऑफ रिसीविंग वैल्यू इन, मतलब कि जो हमारे पास आ रहा है, जो हम रिसीव करें, और जो हमारे पास से जा रहा है, वैल्यू आउट। इन दिस सिस्टम वन एक्सपेक्ट इज डेबिटेड। तो गाइस इसमें क्या होता है कि एक एक्सपेक्ट जो होता है वो डेबिट होता है और जो अनदर एक्सपेक्ट होता है वो क्रेडिट होता है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। सिंस वन एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड, अब होता क्या है इसकी, एक एक्सेप्ट जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है, दूसरा एक्सेप्ट जो एक्सपेक्ट जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है। द टोटल ऑफ द डेबिट शुड बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो क्या होता है गाइस, जब हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये हमारा काम आता है कि हमारा डेबिट साइड शुड बी इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड। और गाइस ये इसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको आगे जाके और अच्छे से समझ में आएंगी धीरे धीरे करके, बट अभी हमें सिर्फ अपना थ्योरी प्रिपेयर करना है चैप्टर 1 का, तो जब तक के लिए आप इसको अभी रीड कर सकते हो। Stage of double entry system, a complete system of double entry system कीप बुक कीपिंग फॉलोइंग द 3 स्टेज। तो गाइज ये अपना जो डबल एंट्री सिस्टम है वो 3 स्टेजेस को फॉलो करता है। अब वो 3 स्टेजेस अपनी क्या क्या है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल्स में, एंड देन क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन। जो हमने जर्नल्स में अपनी ट्रांजेक्शन्स को मेंशन करा था फर्स्ट स्टेज में, तो अब हमें क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है, मतलब कि अलग अलग अकाउंट में डालना है। तो जैसे कि अगर राहुल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी जर्नल में तो वो राहुल के अकाउंट में जाएंगी, कैश बुक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी अपनी जर्नल में वो कैश बुक के अंदर जाएंगी, और हमने जितने भी परचेज़ किया है, गुड्स परचेज़ की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो परचेज़ में जाएगी, हमारी सेल्स में की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स में जाएगी। तो हमें ऐसे करके सबको क्लासीफाई करना होता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं गाइस, तो जब हमारा पूरा लेवजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम एक प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं फाइनल अकाउंट बना के। तो आपको पता ही है कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है। फाइनल अकाउंट्स में एक तो अपना बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को बनाने के साथ साथ हमारा पूरी अपनी अकाउंट्स की बुक क्लोज हो जाती है। ऑल द स्टेजेस शेल बी डिस्कस्ड वन बाय वन इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स। तो जैसे जैसे हम आगे आगे अपने चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे तो ये सारी ही स्टेजेस धीरे धीरे करके आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझाई जाएगी। तो गाइज की पेशेंस, अगर आपको एक चीज़, अगर यहाँ पे कहीं पे कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आगे आगे आपको और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होता जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा बिना स्किप करके देखना और किसी भी पार्ट को मिस मत करना। Now the next thing is advantages of the double entry system. The advantages of the double entry system are, तो पहला एडवांटेज क्या है गाइज, इसका पहला एडवांटेज है कि ये साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिकली प्रूव्ड सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का साइंटिफिक तरीका है एज कम्पेयर टू द अदर बुक कीपिंग। मतलब कि जैसे बाकी बुक कीपिंग के कंपैरिजन में इट हेल्प्स अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। और गाइज ये क्या करता है कि हमें अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्प करता है। द सेकंड थिंग इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अंडर दिस सिस्टम बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें दोनों ही साइड्स रिकॉर्ड करी जाते हैं। अगर जैसे कि मैंने परचेज करा कोई सामान, तो मैं बस ये नहीं दिखाऊंगी कि भाई मैंने ये पेंसिल परचेज करके लाई हूँ, मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने पैसे भी पे करें इसको परचेज करने में। इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड एज इट रिजल्ट इन द शोइंग करेक्ट इनकम और लॉस। तो गाइज ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है हर चीज़ का। ये हर एस्पेक्ट में बताता है कि हमें कितना कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर कितना इनकम हो रहा है, और हमारे कंपनी में कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज़ है। द थर्ड थिंग इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज एंश्योर्ड बाय द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम। तो जब हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश थ्रू द ट्रायल बैलेंस। तो जब भी हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डेबिट साइड जो होता है जब क्रेडिट साइड के इक्वल आता है, तो दैट मीन्स कि ये पूरा अर्थमेटिकली प्रूव्ड है कि हमने जितने भी अभी तक मतलब ये सारा रिकॉर्ड करा है तो उसमें बिल्कुल भी मतलब 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं होता। हर एक पाई का हिसाब रख के हमें बताता है कि हमारा पैसा किधर किधर गया है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। Profit earned and loss incurred during the period can be determined by preparing the profit and loss account। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं गाइस, तो हमें अपना पता लग जाता है कि पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। द फिफ्थ थिंग इज नॉलेज ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और द इंस्टीट्यूशन कैन बी असर्टेन, ये तभी पता लगाई जा सकती है जब हमें किसी कंपनी का हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल होगी। तो गाइस इसमें क्या करता है कि बैलेंस शीट जो होता है हमें पूरी कंपनी की पोजीशन एट अ टाइम बता के देता है कि भाई इस कंपनी के पास इतने इतने एसेट्स हैं और इतनी इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतने इतने इसके लोन्स हैं, इतने इतने क्रेडिटर्स हैं, इसको यहाँ पे पे करना है और ये इतना इतना इसके पास कैश पड़ा हुआ है। तो ये सारा बैलेंस शीट हमें बता के देता है। द सिक्स्थ थिंग इज फुल डिटेल ऑफ द पर्पस ऑफ कंट्रोल। द सिस्टम परमिट मतलब अलाउ करना, मतलब किसी को परमिशन देना। अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन मच डिटेल एज नेसेसरी। द सिस्टम परमिट, तो ये गाइज हमें परमिट करता है, अलाउ करता है कि अकाउंट को हमें मेंटेन करना है पूरी डिटेल के साथ जितना हमें ज़रूरत है, नेसेसरी है। देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, तो ये हमें सिग्निफिकेंट वो करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि हमें कहाँ से किधर से कॉस्ट कटिंग करना है और कैसे कैसे हमें अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है, ये उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। The seventh thing is comparative study is possible. Result of 1 year can be compared with those of the previous year. तो आज के रिजल्ट को हम पिछले साल के रिजल्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड द रीज़न फॉर द चेंज में बी असर्टेन, और जो क्या होता है कि हमें अगर अपने बिजनेस में कोई भी अगर चेंजेस लाने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो गाइस ये क्या करता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और ये इतनी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। मैनेजमेंट में बी एबल टू ऑब्टेन गुड इंफॉर्मेशन फॉर इट्स वर्क स्पेशली इन डिसीजन मेकिंग। द नाइन्थ पार्ट इज डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड द मिस एप्रोप्रिएशन। फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड, तो फ्रॉड्स भी कम हो जाएंगे और मिस एप्रोप्रिएशन भी मिनिमाइज हो जाएगी अगर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी एसेट्स के बारे में और अपने लाइबिलिटीज़ के बारे में। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस, तो गाइज इसी सारे एडवांटेजेस के कारण ये है कि आज की डेट में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो गाइस इस सिंगल एंट्री सिस्टम इतना ज़्यादा अभी नहीं यूज़ में है, ज़्यादातर डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसको रीड कर लेते हैं। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। तो गाइज इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, जो ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। तो गाइज इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं रिकॉर्ड करी जाती है। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ द एक्सपेक्ट आर रिकॉर्डेड वाइल इन द अनदर आइदर वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है, या तो वो दोनों ही एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करेगा, या तो एक ही एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करेगा, या तो एक भी नहीं करेगा। तो इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट, तो गाइस इसमें सारे के सारे अकाउंट्स को वो मेंटेन नहीं करता है, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है और कैश बुक को मेंटेन करता है इस सिस्टम के अंडर। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, हम इसको आगे जाके और अच्छे से रीड करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अभी के लिए आप इसको माइंड में रखना। आर मेंटेन द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट। तो गाइस जिसमें जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करा जाते हैं इस सिस्टम के अंडर वो सारे के सारे इनकम्प्लीट होते हैं, अनसिस्टमैटिक होते हैं और नॉट रिलायबल होते हैं। रिलायबल का मतलब कि इतनी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते जितनी हमें नेसेसरी होती है। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्वियसली गाइस अगर इसमें पूरी की पूरी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है प्रॉपरली तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। अब इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के लिए बनाने के लिए तो तुम बना दो, बट तुम्हारा डेबिट साइड जो है ना वो क्रेडिट साइड के इक्वल आएगा ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस का बनाने का भी कोई फायदा नहीं होता। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनेगा और बैलेंस शीट भी नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अभी हम इसके और भी चैप्टर्स आगे जाके क्लियर करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। So guys keep share and like and subscribe my video and don't forget to press the bell icon. Till then bye.